आज पहला दो एफरिज्म 210 और 211 इसको थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख लो। एफरिज्म नंबर 2010 एंड 2011। सबसे पहला यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। इस एफरिज्म को निकाल के देखो। पहला 3 सेंटेंस बता रहा है रिगार्डिंग वन साइडेड डिजीज और उसका मेंटल टाइप है। क्लियर? क्या कह रहा है? These mental diseases are not a different kind of disease, not a sharply separated from all other diseases. Rather, as per the characteristics of one-sided disease, this is a disease in which the emphasis of symptom is settled on mental plane and the rest of the symptoms are declined. डिक्लाइन करने का मतलब कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे इन इनिशियल स्टेज ये एक फुल फ्लेजेड डिजीज के फॉर्म में होता है एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्रोनिसिटी द डिजीज गोज इनटू मोर इन एडवांस्ड लेवल एंड देन इन ड्यूरिंग दिस एडवांसमेंट जब ये इसका कॉन्कोमिटेंट्स धीरे धीरे जब फेडअप होने लगता है तो मेन सेंटर जो है वो किसी एक प्लेन पे जाके बैठ जाता है। किसी एक प्लेन पे बैठ जाएगा इसका मतलब यहीं पे है। अगर ये फिजिकल प्लेन पे बैठा तो आप ये जो 172 आगे जो पढ़ रहे हो, और यही अगर मेंटल प्लेन पे बैठा तो ये 210 ऑनवर्ड्स जो आप पढ़ रहे हो। इस एफरिज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है फॉर प्रिस्क्राइबिंग, और वो डायरेक्शन वन साइडेड के लिए स्पेशली नहीं है, दैट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। अब यहां से 4th सेंटेंस एक बार पढ़ो। कह रहा है कि हर बीमारी में, किसी भी स्टेट ऑफ डिजीज में स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन ये अल्टर्ड होता है। फिर वहां पे देखोगे कह रहा है कि इन एवरी टाइप ऑफ डिजीज दिस मस्ट बी टेकन केयर। स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एफरिज्म से बाहर की बात करते हैं। मस्ट बी टेकन केयर, वेदर इट मीन्स ओनली माइंड एंड डिस्पोजिशन शुड बी टेकन केयर, ऐसे से नहीं, हाँ या ना? ओनली माइंड एंड डिस्पोजिशन शुड बी टेकन केयर। फिर सब चुप हो गए। उसी सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है दिस शुड बी टेकन केयर अलोंग विथ योर टोटलिटी। देखो लिखा हुआ है कि नहीं? अलोंग विथ टोटलिटी का मतलब होता है, यहां पे आप देखोगे इन द टोटलिटी दिस बोथ शुड बी देयर। अब अगर ये दोनों ही रिक्वायर्ड है तो इफ वी क्लेम दैट इफ वी ओनली प्रैक्टिस ऑन दिस, how far it is justified with actual true homeopathic practice। ये इसलिए भी बोल रहे हैं, आपने बहुत सारे जगहों पे सुना होगा, बहुत जगहों पे, कि हम तो सिर्फ मेंटल्स लेते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है। बाकी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी क्लेम इट then itself it deviates from the homeopathic principles। both are required। इसी चीज को थोड़ा सा फर्दर, अभी इसको और आगे बताएंगे। जब आप 211 एफरिज्म को पढ़ के देखो, वहां पे माइंड एंड डिस्पोजिशन को और ज्यादा हाईलाइट कर रहा है।
एक बार 211 रीड करना, छोटा सा है। This holds good to such an extent that the state of disposition of patient often chiefly determines the selection of homeopathic remedy as being a decidedly characteristic symptom which can least of all remain concealed from the accurately observing physician. ऑफन का मतलब क्या होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑफन एंड ऑलवेज? है। तो इफ वी shift this often to always, whether it will be right? Extension to 2010 is this aphorism, again emphasizing this, but not always, it is often. और often के बाद देखोगे वहां पे फिर जो as लिख के कहा गया है, as में देखो क्या कह रहा है, पढ़ो फिर से। As being a decidedly characteristic symptom. बस decidedly characteristic, ये तब होगा जब ये अपने आप में 153 को कवर अप कर रहा होगा। डिसाइडेडली कैरेक्टरिस्टिक, सो मार्क्ड, सो स्ट्राइकिंग, सो peculiar, and these two aphorisms slightly differs from your Kantinian analysis or evaluation, जहाँ पे आप मेंटल, फिजिकल, जनरल और पार्टिकुलर्स ये कैटेगराइजेशन जब कर दे रहे हो तो वहाँ पे आप एक कंडीशंस को, एक स्फीयर ऑफ सिम्टम्स को आपने फिक्स्ड कर दिया। इन दिस फॉर्मेट हनीमैनियन टीचिंग, ही हैज़ गिवन फुल वेटेज टू दिस बट ही हैज़ नॉट फिक्स्ड इट। अभी थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक दिखा दिया है आप में से किसी ने, इसमें देखो चैप्टर माइंड खोलो, किताब है, चलो एक के पास है, इसमें देखो जो लिखा हुआ है डिस्पोजिशन अफेक्टेड, इसमें नंबर ऑफ मेडिसिन कितना है? 133। और आपके थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितना है एट प्रेजेंट करेंटली? हम फर्स्ट एडिशन की बात नहीं कर रहे, टोटल कितना है? क्या बात कर रहे हो? फर्स्ट में कितना था, एलेंस ने कितना ऐड किया, कितना टोटल कितना बचा? और कौन कौन सा मेडिसिन इसमें से एक्सक्लूड किया गया था? एंगस्ट्रा, वेरी गुड। तो रेस्ट ऑफ द मेडिसिन के बारे में क्या? रेस्ट ऑफ द मेडिसिन के बारे में क्या का मतलब है, इफ आई एम कंसर्न्ड विथ डिस्पोजिशन चीफली अफेक्टेड, तो ये वो रेमेडी है व्हेन प्रिस्क्रिप्शन कम्स टू दिस ग्रुप, हियर यू कैन यूटिलाइज often, chiefly, requires for the selection of remedy। ये वो क्राइटेरिया है जिसके अंदर इस पार्ट को एलोन जस्टिफाई करने का कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स इन दवाइयों के अंदर है। ये बात अलग है कि अभी और बहुत सारी दवाइयाँ आई है जो इसमें ऑलरेडी नहीं है, स्पेशली बहुत सारा नोसोड ये वो जो इसमें नहीं है, तो ये ऐड ऑन होगा, बट स्टिल उसके बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारी वो मेडिसिन्स है, बहुत सारा ऐसा आप एक्यूट मेडिसिन्स देखते हो, बहुत सारा आप जो नॉन पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है वो देखते हो, उसके अंदर कितना कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम है। और उन दवाइयों को आप अगर सिर्फ मेंटल के ऊपर प्रिस्क्राइब करोगे तो कितना जस्टिफाइड प्रिस्क्रिप्शन होगा आपका, उसको सोचना। हाउ टू आइडेंटिफाई इट, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना चाह रहे हैं। आप अपने केस में, किसी भी केस में इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कहाँ कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? सब में चुप बैठोगे यार तो कैसे काम चलेगा? साइकेट्री वाले कौन कौन है? इतनी अच्छी मुस्कुराहट है। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू नो द डिस्पोजिशन, और यू कैन से द सो कॉल्ड योर पर्सनालिटी और साइकिक पर्सनालिटी?
कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, डिस्पोजिशन पढ़ते रहे हो, यहाँ पे माला तो जप लिया, केस में क्या करोगे? आई बिलीव दैट you have well understood this aphorism and now you are going to prescribe. Now you are ready to take the symptoms of disposition. You are ready to take the characteristic basic trait of an individual. Then how you will take, how you will decide. कुछ बेसिक आप में से किसी ने डॉक्टर एम.एल. धावले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का केस टेकिंग फॉर्मेट देखा है? कितने पेज का केस टेकिंग फॉर्मेट है ये बताओ? 45 उसमें जो मेंटल स्फीयर है उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ एटलीस्ट देखा है कभी? मेनली इनके साइंस उनका मेंटल्स पे ज्यादा फोकस है। मेनली है बट नॉट ओनली, कहीं कहीं पे ओनली वाला है वो अलग है। खैर मेनली है बट हम आपको पूछना चाह रहे हैं कि उस फॉर्मेट में देखो क्या होता है, कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है व्हाट टू आस्क, देन देयर इज नो क्वेश्चन दैट व्हाट वी विल गेट। आपकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते, और कैपेसिटी अगर बढ़ाओगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यही होता है जब हम केस टेकिंग करने जाते हैं, मेंटल सिम्टम को लेने का हमारा क्षमता ही अगर बहुत छोटा है तो उस छोटे से प्याले में बाल्टी भर सब्सटेंस आएगा तो प्याला बड़ा करना पड़ेगा ना, तो कैसे करोगे? बहुत ग्रॉस 2-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिख लो, काम आएगा। और इसी के लिए थोड़ा सा साइकोलॉजी का स्टडी, साइकोलॉजी में जो पर्सनालिटी वाला चैप्टर है उसका स्टडी, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हाउ दे हैव आइडेंटिफाइड पर्सनालिटी, इसका स्टडी, ये कुछ बेसिक ट्रेट है। इसीलिए देखोगे इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा रूब्रिक नहीं है, लेकिन जो रूब्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। और उसके बाद भी इस ट्रेट को बचाने से पहले, बताने के टाइम पे आपको एक चीज़ बताएंगे कि कभी कभी हम लोग ना ऑल और नन में फिक्स हो जाते हैं। ऑल और नन समझते हो? फिलॉसफी ऑफ डाइकोटोमी, या तो अच्छा है या बुरा है। दुनिया में कोई पूरा अच्छा और कोई पूरा बुरा नहीं होता, बट बीच का हम ध्यान ही नहीं देते। वी आर सो जजमेंटल, वी फिक्स अ डायग्नोसिस। सो पहला सबसे एक बेसिक कुछ क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, देखो। यू मस्ट आस्क एन इंडिविजुअल वेदर ही बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अब ये पर्सनालिटी मिलता है कि नहीं ट्रेट? अब ये दो पोल है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। व्हाट अबाउट हेयर, व्हाट अबाउट हेयर, व्हाट अबाउट हेयर, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और बहुत हद तक इसी वजह से हम लोग मेडिसिन के सिलेक्शन में थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं। अगर हम इंट्रोवर्ट की बात करें, विच मेडिसिन कम्स टू योर माइंड? और मटेरिया बोलना पूछना अलाउ है तो, और नहीं भी अलाउ है तो ऑफिशियली आप नहीं रोक सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्गेनल क्लास, इट इज़ ATFS, देयर इज़ नो लिमिट। ATFS subject in your homeopathy is just like ATS, स्पेशल टास्क फोर्स। नहीं, उसका डोमेन ऑफ एक्शन जो है लिमिटेड नहीं है, कहीं भी जाके एक्शन कर सकता है। खैर, थूजा को आप लोग भूल जा रहे हो। नेट्राम्यूर इज नो डाउट अ गुड योर रिप्लाई, बट थूजा इज ऑल्सो देयर। और भी दवाइयाँ हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि नेट्राम्यूर और थूजा वो ये है जो इस पोल पे बिलोंग करता है। अगर आप इस पोल वाले के लिए ये दवाइयाँ सेलेक्ट करोगे, देन यू आर एग्जैगरेटिंग द थिंग्स। आप रिपर्टरी उठा के देखोगे, इवन अगर हम केंट रिपर्टरी की भी बात करें तो ये ग्रेडेशन है सिम्टम का।
आपके पेशेंट में कौन से लेवल पे है, आप उसी लेवल पे रीच करोगे ना रेपर्टरी में। बट हम पेशेंट में तो छोटा लेवल पे देख लेते हैं, रेपर्टरी में सीधा पहुंच जाते हैं पीक पे। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट थोड़ा सा हट के बता रहे हैं अभी इस टॉपिक से। एक्सट्रोवर्ट में कौन सा रेमेडी आएगा? फॉस्फोरस इज योर फर्स्ट एंड राइट चॉइस। अब आप देखोगे बहुत सारे सिम्टम में, स्पेशली इन केस ऑफ नाइट्राम्यूर and phosphorus, lots of similarities are there, especially at physical level. बहुत सिमिलरिटी मिलेगा। नाइट्राम्यूर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल लेवल पे एक सिम्टम बताओ। सॉल्ट डिजायर फॉस्फोरस में है पक्का? कहाँ देखा? पता है नाइट्राम्यूर से ज्यादा सॉल्ट डिजायर है फॉस्फोरस के अंदर। आप एलेंस की नोट में ही रिलेशनशिप में देखना, बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल सॉल्ट है। एलेंस की नोट सामने है, किताब लाए नहीं, एक ही किताब लेके आएंगे। नाइट्राम्यूर का थर्स्ट कैसा होता है? थर्स्ट ऑफ नाइट्राम्यूर, क्या बात है, नाइट्राम्यूर का थर्स्ट नहीं पता? एक्सेसिव थर्स्टी स्पेशली फॉर कोल्ड वाटर। हद हो गया, तुम लोग नाइट्राम्यूर नहीं बताओगे तो। फॉस्फोरस का थर्स्ट वो आइसी कोल्ड वाटर नाइट्राम्यूर में भी है। थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि सर्दी के महीने में जो यहाँ आपका स्पेशली जनवरी में आता है, उसमें नाइट्राम्यूर नॉर्मल पानी पे आ जाता है, बट फॉस्फोरस को उसमें भी फ्रिज वाला पानी चाहिए। एंड दिस बिकम सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोरस। नाइट्राम्यूर एनेमिक है या फुल ब्लडेड है? फॉस्फोरस वो भी एनेमिक है। बहुत सारा और भी चीज है जो जनरल फीचर्स आप देखोगे, और अगर आपको ये पिक्चर पता है उसका बेसिक ट्रेट कि ये थोड़ा सा दबा हुआ इंसान है या ये थोड़ा सा खुला हुआ इंसान है, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स लाइक दैट।